अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज एक और नए मेहमान के साथ मौजूद हूं। हमारे साथ आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में जो नए मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ़ करवाता चलूं। वज़ीर तालीम आज़ाद कश्मीर दीवान अली खान चुगताई साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप स्कूल्स के वज़ीर हैं। आज हमने सोचा कि इनके साथ नशिस्त रखें और उस नशिस्त में ये जानने की कोशिश करें कि इनके क्या टारगेट्स थे, इनकी ज़ाती ज़िंदगी पर सवालात करें और साथ ही साथ वो आप तक पहुँचाएँ जो आप नहीं जानते। इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो पहलू हैं वो सामने लाए जाएँ। प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ करता हूँ। वेलकम कहूँगा जनाब दीवान अली खान चुगताई साहब आपको। आज एक आपकी ज़िंदगी का मुनफरद सा प्रोग्राम होगा ये ऐसा। पहला सवाल आपके साथ ये करूँगा, वज़ीर तालीम बन गए, आपके वालिद मोहतरम भी पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, आपके ग्रैंडफादर यानी दादा मोहतरम भी रह चुके हैं। थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सियासत के साथ आपके ख़ानदान का ताल्लुक़ कितना पुराना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, आपका और आपकी पूरी टीम का मैं दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे साथ ये बातचीत के लिए वक्त निकाला। आपका जो सवाल है सियासत के हवाले से और सियासत के बैकग्राउंड के हवाले से, तो हमारी सियासत जो है वो मेरे दादा अली गौर ख़ान साहब ने 1932 में जो है वो डोगरे की, उस वक्त वो सरकारी मुलाजम थे, डोगरे की नौकरी छोड़ के और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में उस वक्त वो शामिल हुए। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि कायद-ए-आज़म, क्योंकि मेरे दादा जो हैं वो उस वक्त तहसील उड़ी, क्योंकि ये हमारी तहसील उड़ी थी जब मकबूजा कश्मीर में चली गई है, तो तहसील उड़ी में जब कायद-ए-आज़म तशरीफ़ लाए, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने 2 माह श्रीनगर में क़याम किया और वापस पिंडी की तरफ आते हुए, उस वक्त क्योंकि इस्लामाबाद ही था, पिंडी था, जी हाँ, आते हुए उन्होंने एक रात का क़याम जो है वो उड़ी में किया। और उड़ी डाक बंगले में उनकी वो जो रात वो उन्होंने क़याम किया, उसके होस्ट जो थे वो मेरे दादा थे। और अगले दिन जो जलसा हुआ उस जलसे में सिपासनामा जो है मेरे दादा ने पेश किया। और हमारी सियासी जदोजहद का आगाज़ जो है वो डोगरे के ख़िलाफ़ मेरे दादा ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के साथ किया। तहरीक आज़ादी में उन्होंने नुमायाँ किरदार अदा किया। और उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर की में सियासत शुरू हुई, उसमें जो है वो बल्दियाती BD मेंबर से लेके आज़ाद कश्मीर के असम्बली के इलेक्शन तक वो आज़ाद कश्मीर की पहली असम्बली के मेंबर रहे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब सदर थे, उनके साथ वो उस असम्बली में रहे। और उनको ये एजाज़ हासिल है कि वो उस असम्बली के मेंबर हैं जिस असम्बली ने पाकिस्तान से पहले जो है आज़ाद कश्मीर असम्बली में जो है जो कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने की जो करारदाद पास की थी वो उस असम्बली में पास की। उसके बाद मेरे दादा की वफ़ात के बाद मेरे वालिद अली खान चुगताई ने 1985 का इलेक्शन लड़ा और वो 1985 से लेकर 2001 तक जो है वो 3 दफ़ा आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबर रहे। वज़ीर तामीर 2 टेन्योर में 85 और 90 में, और 91 से लेके 96 तक जो वज़ीर तामीरात हैं हमारे। 96 से 2001 तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो अपोजिशन में थी और उन्होंने बेहतरीन अपोजिशन का किरदार अदा किया। उसके बाद 2001 की इलेक्शन में मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा, मुझे सियासत में आना पड़ा और 2001 का मैंने इलेक्शन लड़ा और उस 2001 से 6 की असम्बली में मैं बतौर वज़ीर भी रहा और उसके बाद बतौर MLA भी रहा। और बाद में मुझे वज़ीर स्पोर्ट्स, यूथ और कल्चर का कलमदान मिला और जो मेरी बसात में था उस वक्त मैंने उस महकमे की खिदमत की। इस दफ़ा जो है 2 इलेक्शन में आ रहा, उसके बाद इस दफ़ा जो LA 33 मुज़फ़्फ़राबाद 7 मेरा हल्का है, वहाँ पे मेरे मुकाबिल जो थे वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म थे। और मुझे ये एजाज़ हासिल है अल्लाह ताला की मेहरबानी से, मेरे वालिदैन की दुआ से और इलाके के लोगों के वोटों से, उनकी मदद से मैं आज़ाद कश्मीर का वो वाइज असम्बली मेंबर हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में लीड है। और वो कोई आसान इलेक्शन नहीं था, सिटिंग जो वज़ीर-ए-आज़म है उसके मुकाबले में इलेक्शन था और 12,500-13 हज़ार जो वोट की लीड से मैंने इलेक्शन में भी कहा था कि जितने फारूक हैदर साहब के वोट होंगे उतनी मेरी लीड होगी। और अल्लाह ताला ने वो जो बात जो वो पूरी की और इस लीड से हम क्या वजह कि आपको इतना बड़ा मैंडेट लोगों ने क्यों दिया? क्या एक तो आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से स्विच कर गए PTI में, PTI का जो एक माहौल बना हुआ था या कोई आपका अपना वोट बैंक भी था? देखें जी, सबसे पहले तो इस सारे मामले में अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं और वो लोग जो मेरे से साथ 10-15 साल अपोजिशन में, मैं इलेक्शन अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे हारा भी तो 18 साढ़े 18 हज़ार वोट मुझे लोगों ने दिए
लेकिन इस दफ़ा मैंने फैसला किया, मैंने कहा पहले मैं फैसला करता था, लोग मेरे साथ चलते। ठीक है। इस दफ़ा मैंने लोग ये चाहते थे कि हम जो हैं वो उस तरफ जाएं जहाँ पे हम इक़्तिदार में जाएं और लोगों के काम काज कर सकें। पिछली दफ़ा भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी नून लीग में जाने की थी, लेकिन हमारे को मामलात उनके साथ नहीं मिलते थे और मैं ये चाहता था कि जो मेरे बाप दादा की पार्टी है ये दोबारा ये चले और हम इसमें ही रहें, लेकिन बदकिस्मती से वो मामलात नहीं हो सके। तो इमरान खान साहब वैसे भी मेरी आइडियल हैं। जब हम जवानी में क्रिकेट खेलते थे उस वक्त से इमरान खान मेरे क्रिकेट के आइडियल हैं और इमरान खान को सियासी लीडर के तौर पे भी मैं बेहतर समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो स्टफ़ है उसमें इमरान खान जैसा लीडर नहीं है। लिहाजा मैंने PTI में शामिल होने का फ़ैसला किया और ये सारे फैक्टर्स, ये जो इतनी बड़ी लीड मिली है इसमें सारे फैक्टर जो हमारे ख़ानदान की खिदमत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट है, इमरान खान का कश्मीर के बारे में बयानिया है, उसके ऊपर लोगों ने एतमाद का इज़हार किया। जी, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं और गुफ्तगू करते हैं वज़ीर तालीम से महकमा जाती कारकर्दगी और इनके जो इस्लाहाती पैकेज के हवाले से। सो स्टे विद अस। ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी, वेलकम बैक। प्रोग्राम का दूसरा सेशन हमने सोचा कि इस पे गुफ्तगू करने के लिए हमने एक और अच्छी जगह चूज़ की ताकि नेचुरल चीज़ें भी लाई जाएँ आपके सामने। अब गुफ्तगू का दूसरा सेशन शुरू करते हैं जनाब वज़ीर तालीम आज़ाद जम्मू कश्मीर दीवान अली खान साहब से, दीवान अली खान चुगताई साहब से। चुगताई साहब, स्कूल्स की ज़िम्मेदारी आप पे आई, वज़ारत तालीम बड़ा अहम शोबा है, इस शोबे के साथ हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। इतनी ही उंगलियां इसी शोबे के ऊपर माजी में भी उठती रहीं, आज भी हम सर्वे करें तो उठेंगी। यानी हमारे सरकारी स्कूल्स की वो हालत नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, लोगों का एतमाद नहीं। यानी सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनके अपने बच्चे भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में तालीम हासिल करते हैं। इसकी मुख्तलिफ जो इसके मसाइल हैं इनसे कैसे निपटेंगे और इस शोबे को एक मसाली शोबा कैसे बनाएंगे, और अगर नहीं बनेगा ये मसाली शोबा तो हमारी तो पूरी कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। बिलाल साहब, देखिए आपने जिस तरह इरशाद फरमाया, मेरे पास एक तो एजुकेशन एलिमेंट्री एंड स्कूल्स का डिपार्टमेंट है और दूसरा टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ये दो जो हैं बड़े अहम डिपार्टमेंट्स हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट के हाथ में हमारी कौम का मुस्तकबिल है, हमारी आने वाली नई नस्ल है। उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है। मुझे मेरे लीडर इमरान खान ने और हमारे वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब ने इन दो डिपार्टमेंट्स के लिए चुना है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ईमानदारी के साथ और नेक नीति के साथ और लगन के साथ इस डिपार्टमेंट में काम करूं। इसमें बिलाशुबा कोई शक नहीं है कि इस डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। उसकी वजह यह है कि ये आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। सबसे ज़्यादा जो है एम्प्लॉयज़ की जो तादाद है वो इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में है और जहाँ पे जो डिपार्टमेंट बड़ा होता है उसमें जो है वो ख़राबियाँ भी होती हैं और अच्छाइयाँ भी होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा एजुकेशन डिपार्टमेंट सारे का सारा बुरा। किसी भी आप माशरे के किसी भी सेगमेंट में आप जाएँ, अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। बुरे लोग थोड़े होते हैं, लेकिन थोड़े बुरे लोग जो हैं वो अच्छे लोगों के ऊपर हावी हो जाते हैं। मैं माजी में बहुत गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं वो शख्स नहीं हूँ कि जो माजी का रोना पीटता रहे और मुस्तकबिल में कुछ ना करे। माजी में जो जिन लोगों ने किया वो उन्होंने अगर अच्छा किया तो उसका उनको क्रेडिट मिलेगा, अगर उन्होंने ख़राब किया तो वो उस खराबी को, उस बुराई को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी भुगतेंगे। ये क्योंकि नस्लों का सवाल है, इसलिए मेरी कमिटमेंट है कि मैं ईमानदारी के साथ जो है इस डिपार्टमेंट में काम करूं और इसमें इस्लाहात लाने के लिए हमने काम शुरू कर दिया। उसमें हमें जो सियासी कारकुन हैं उनकी गाइडेंस की ज़रूरत है, सिविल सोसाइटी की गाइडेंस की ज़रूरत है। आप लोग जो मीडिया के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इन लोगों से भी हमें गाइडेंस की ज़रूरत है और डे टू डे इन्फॉर्मेशन आप लोगों से जब तक हमें नहीं मिलेगी हम इस डिपार्टमेंट को काबू नहीं कर सकेंगे। मेरा जो मैंडेट है या जो मेरा ख्याल है, मेरी सोच ये है कि हम हमारे आज़ाद कश्मीर में इसमें कोई शक नहीं कि लिटरेसी रेट बहुत आई है। कोई कहता है कि 90% है, कोई कहता है कि 73% है, लेकिन एक चीज़ है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी नहीं है।
हमने क्वांटिटी की तरफ नहीं जाना, हमने अब क्वालिटी की तरफ जाना है। हम रैशनलाइजेशन और कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं। नए अदारों से पहले जो पहले अदारे कायम हैं उनमें हम जो है वो पोस्टें देंगे, और जिस तरह हाई स्कूल्स हैं, हाई स्कूल में साइंस की पोस्टें नहीं हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल को प्रमोट करेंगे, क्योंकि अब एजुकेशन नई एजुकेशन पॉलिसी में देयर आर 3 टियर्स। पहला टियर जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन है जो 8th क्लास तक है, दूसरा जो वो सेकेंडरी एजुकेशन है जो कि 12th क्लास तक है, और तीसरा जो है वो हायर एजुकेशन है जो BS और MS जो है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। तो हम इसको इंशाल्लाह ताला देखें 12वीं तक जब बच्चा जो है वो स्कूल के एटमॉस्फेयर में पढ़ेगा तो वो डिसिप्लिन रहेगा, और 12th क्लास के बाद बच्चा मैच्योर हो जाता है, वो जब यूनिवर्सिटी में जाएगा तो वो आसानी से वो उस सिस्टम में जो है एडजस्ट हो जाएगा। उस हवाले से हम ये जो हमारे लीडर चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का विजन है कि यूनिफॉर्म करिकुलम, उसके हवाले से हम इसको जल्द लॉन्च कर रहे हैं, और अगला जो एजुकेशनल सेशन होगा उसमें पूरे आज़ाद कश्मीर में, चाहे वो गवर्नमेंट के स्कूल्स हों चाहे वो प्राइवेट स्कूल सेक्टर के स्कूल हो, वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला यूनिफॉर्म जो करिकुलम है उसको नाफिज किया जाएगा, ताकि यहाँ पे बड़े छोटे की तमीज़ ना रहे, एहसास कमतरी किसी का ना रहे। मेरा जो दिल कहता है, जो मेरी एक ख्वाहिश है, और जो मैं एक मिशन समझता हूँ कि मैं अपने स्कूल के बच्चे को, क्योंकि रियासत के शहरी हैं, रियासत की जिम्मेदारी है, हम स्कूल के बच्चे को यूनिफॉर्म भी रियासत फराम करेगी, स्कूल के बच्चे को जो है बुक्स जो है, स्टेशनरी जो है वो भी रियासत फराम करेगी, और स्कूल के बच्चे को स्कूल की छत, अच्छा स्कूल, अच्छा फर्नीचर, अच्छा लैब इक्विपमेंट और कंप्यूटर की जो क्लासेस हैं और उनका कंप्यूटर का इक्विपमेंट है, क्योंकि अब सारा दौर जो है इस तरफ जा रहा है। तो मैं कोशिश है कि इस 5 साल में ये चीज़ें दे दूँ। मेरे जो पहला टारगेट रखा है वो इस अगले सेशन में हम प्राइमरी लेवल तक ये सारी चीज़ें यूनिफॉर्म और बुक्स जो है उसको कंप्लीट करेंगे। ये हमारे आज़ाद कश्मीर में इस वक्त 86,000 जो है बच्चे जो हैं वो स्कूल गोइंग नहीं है। हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, 2 हमने पिछले दिनों MOU साइन कोर्ट से किया है, अभी IDP का प्रोजेक्ट आ रहा है, और मेरा ये मिशन है कि इस खिते में आज़ाद कश्मीर वो पहला खिता होगा कि हम 2 साल से 2.5 साल के अरसे में ये 86,000 जो 86,000 बच्चा है स्कूल से बाहर है उसको हम स्कूल में लेके आएंगे, और ये इस खिते का वाहिद इलाका होगा कि जहाँ पे कोई बच्चा स्कूल से जो है वो बाहर नहीं होगा, उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। लेकिन ये जो ठेका सिस्टम है जिस पे आप अक्सर बेशतर बात करते हैं, आपसे पहले भी बात कर गए यहाँ से लोग, स्कूल के अंदर बाज़ स्कूल में टीचर खुद तो नहीं जाते, लेकिन उन्होंने लोकल लेवल के जो लोग हैं उनको हायर किया होता है, चंद हज़ार रुपये दे के खुद वो बारी तनख्वाहें वसूल करते हैं। ये तो बहुत बड़ा टारगेट है, उनको कैसे पिन पॉइंट करेंगे? ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है? एक तो बायोमेट्रिक सिस्टम गुज़श्ता हुकूमत ने भी लॉन्च किया था स्कूल के हवाले से, वो बायोमेट्रिक सिस्टम भी उनको नहीं पकड़ सका, यानी वो छुट्टी के टाइम पे जाके थंब लगाते हैं या सुबह जाके लगा देते हैं। तो उन ऐसे चोरों को कैसे पकड़ेंगे जो बदनमा दाग हैं, जो पैसे सरकार से ले रहे हैं, काम उनमें से थोड़े से पैसे किसी और को देके किसी और से ले रहे हैं? ये तो ऐसे लोग तो फारग होने चाहिए। उसमें जिस तरह मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी ले रहे हैं जी, मैंने बहुत सख्ती की है, मेरी कमिटमेंट है। ठीक है, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को पहले दिन जाके कहा कि जी आपने मुझे डिपार्टमेंट दिया, मेरा टारगेट ये है कि मैं टीचर्स को हाजिर करूँगा, आपने मुझे सिफारिश नहीं करनी। उन्होंने कहा जी मैं आपके साथ हूँ। ठीक है। इसी तरह मैंने वज़रा को कहा, और मेरे पास बहुत करीबी लोग आए, मैंने कहा किसी को ऑन ड्यूटी नहीं करूँगा, किसी को मुंसलिक नहीं करूँगा। मेरे वालिद साहब फौत हो गए, मैं दुनिया में अगर किसी की बात मानता, मैंने कहा अगर वो भी आ जाके मुझे कहना कि किसी को ऑन ड्यूटी करना, मैं नहीं करूँगा। इसमें मेरी कमिटमेंट है, मैं कोशिश करूँगा कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ चले, और हम उनको प्यार से भी चलाएँगे, और जहाँ पे सख्ती करनी पड़ी वहाँ पे भी करेंगे। ये बायोमेट्रिक सिस्टम एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, उसमें भी बहुत सारी खराबियाँ हैं। उसके लिए भी मैंने आखिरी डेट जो है वो 11 तारीख तक की दी है, कहीं चल गया कहीं अभी चलने वाला है। उसमें भी पिछले दौर की खराबियाँ, उस सिस्टम को जिस तरीके से उस सिस्टम को लगना चाहिए था उस तरीके से नहीं लगा। हम उसकी पुरानी खराबियों को भी दूर करेंगे, इस सिस्टम को अपग्रेड भी करेंगे, इस सिस्टम को चलाएँगे भी। और फिर आपने कहा कि कहीं वो अंगूठा लगा के अगर टीचर चला गया, अब उसका हमारे पास इलाज ये है कि मैंने जिस तरह पहले कहा कि आप जो मीडिया के लोग हैं और जो सिविल सोसाइटी है और सियासी कारकुन है, वो हमें जो है वो सेंसिटाइज करेंगे। मैं रात को जाके, मैं जब से इस वजारत में आऊँ, रात को मैं 2-2:30 बजे से पहले नहीं सोता। मैं जब दफ्तर बैठता हूँ तो रात को 11-11 बजे तक बैठता हूँ,
और उसके बाद जब मैं घर जाता हूँ मैं ये अपने मैसेजेस और व्हाट्सएप देखता हूँ, वहाँ पे मेल और फीमेल टीचर्स अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, किसी को इंतकामी तौर पे दूर फेंका हुआ है। इसके अलावा मुझे लोग बताते हैं कि जी हमारा फलाना स्कूल है, फलाने स्कूल में टीचर हाज़िर नहीं है, फलाने स्कूल में टीचर जो है वो ठेके के ऊपर है। तो हमारे साथ जब तक जो है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सिविल सोसाइटी, ये भी हमारे साथ हमें सेंसिटाइज करेगी, ये भी जब हमें इंफॉर्मेशन देगी तो वो जो इंफॉर्मेशन वो देंगे, जो हाज़िर नहीं होगा उसके ऊपर स्ट्रिक्ट हम एक्शन करेंगे। जो कानून के मुताबिक है वो सारे मराइल करते हुए अगर वो नहीं हाज़िर होंगे फिर नौकरियों से निकालेंगे। बच्चे हमारे बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम जो है वो ये समझें कि ये जो टीचर हैं जो गैर हाज़िर हैं वो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल निज़ाम है, तंजीमी निज़ाम भी, तो आपको पता है अगर कुछ स्टेप्स डिपार्टमेंट माजी में भी लेने की कोशिश करता रहा तो पूरा वो जाम कर दिया जाता है। जो स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन हैं इनका सामना भी करना पड़ सकता है। देखें जी, कोई कमिटमेंट आपकी हो, आप ठीक हो, कोई नहीं, मैं उनके साथ भी राब्ते में हूँ। मैंने उन्हें कह दी कि आपके जो जायज़ मसाइल हैं उन जायज़ मसाइल के लिए मुझे जहाँ पे भी जाना पड़ा मैं जाऊँगा। फाइनेंस के मामलात हैं उनके जो मामला, वैसे भी अब हमारे एजुकेशन में हमारे टीचर्स की बहुत अच्छी हैंडसम पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पे उनके प्रॉब्लम होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन ये सारा वो कहते हैं कि ये मेला सजा है इस कौम के मुस्तकबिल के बच्चों के लिए। ठीक है, उनको जब जहाँ पे तकलीफ होगी तो मैं फिर कॉम्प्रोमाइज़ किसी से नहीं करूँगा। वजारत मेरी मजबूरी नहीं है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा वजारत से निकाल देंगे, मेरी मजबूरी नहीं है, लेकिन असूलों के ऊपर जहाँ पे असूल होंगे वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। यहाँ पे एक और ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद तीसरा और आखिरी सेशन होगा वज़ीर तालीम आज़ाद कश्मीर के साथ, और जानेंगे क्या सिर्फ सियासत ही ओढ़ना बिछोड़ना है या कारोबार भी करते हैं। बाकी चंद सवालात भी होंगे। एक और छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी, वेलकम बैक। प्रोग्राम का तीसरा सेशन हमने शुरू किया। तो वज़ीर तालीम आज़ाद कश्मीर से अब पर्सनल लेवल के सवालात पे चलते हैं। दीवान अली खान चुगताई साहब, सियासत ही ओढ़ना बिछोड़ना है या इनकम के कुछ और भी ज़राए हैं? देखिए, सियासत मेरा मिशन है, ठीक है, और मुझे विरासत में मिली है। सियासत का मकसद अपने लोगों की खिदमत करना है, क्योंकि ये हमारे बुज़ुर्गों से ये एक रवाज है लोगों की खिदमत करने का, उसको कायम रखने के लिए मैं सियासत को कर रहा हूँ। सियासत मेरा जो है वो ओढ़ना बिछोना है, लेकिन मैं सियासत को बतौर रोज़गार के तौर पे इस्तेमाल कभी नहीं किया। हमारा मेरे वालिद के दौर से अच्छा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस था, हमने सियासत को और कारोबार को अलग रखा हुआ है। हमारा गुज़र औक़ात के लिए हमारी जो है वो कोई प्रॉपर्टीज़ के किराए भी आते हैं, उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन की हमारी बड़ी पुरानी फर्म है वो कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं और उसको सियासत से बिल्कुल अलग रखा हुआ है। वालिद साहब मेरे करते थे, वो पॉलिटिक्स में आ गए, तो उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद ये कारोबार शुरू किया। और जब अब मैं सियासत से मैं आ गया हूँ, दोबारा मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं इलेक्ट हो गया हूँ, तो अब मेरा बेटा है वो सिविल इंजीनियरिंग किया उसने यूटी से जी, तो वो अब कारोबार को जो है वो देख रहा है। लेकिन सियासत और कारोबार को हमने अलग अलग रखा है। सियासत को कारोबार का ज़रिया नहीं बनाया, रोज़गार का ज़रिया नहीं बनाया, सियासत को सिर्फ खिदमत हमारा नस्बुल है लोगों के लिए। आपने कितनी शादी में कर रखी है? एक की शादी अल्लाह की वजह से। अच्छा, एक ही। बाज़ चूँकि सियासतदानों की शादियाँ खासी कुछ खुफिया होती हैं, कुछ नहीं सामने भी होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, एक ही शादी है और दुआ है मुझे अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि मेरी जो घरवाली है उसने मेरे साथ बहुत तावन किया, क्योंकि सियासी आदमी की जो ज़िंदगी होती है वो बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी होती है। लेकिन उस मसरूफ़ ज़िंदगी में भी मेरी जो वाइफ है उसने जो है हमारे घर को, मुझे नहीं पता, कभी भी नहीं पता है कि घर में क्या राशन आना है, क्या जाना है, बल्कि वो कई दफ़ा मेरे से नाराज़ होती है कि आपने कभी मुझसे पूछा ही नहीं है कि तुमने ये पैसे लिए थे इसका क्या किया, या तुमने कौन सी चीज़ लाई, क्या किया। मेरे बच्चों को उसने पढ़ाया, उसमें उसने मेहनत की, उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैंने अपने बच्चों को सियासत और कारोबार की वजह से टाइम नहीं दे सका। और अब ये पिछले 6-8 महीने से इलेक्शन और उसके बाद वजारत में, तो अब तो मेरी अपने बच्चों के साथ मुलाकात भी नहीं होती। लेकिन ये सारी जो है मैं जो जिस मकाम पे हूँ
ये मेरे वालिदैन की दुआएं हैं और उसके पीछे मेरी जो एहलिया है उसकी कमिटमेंट है मेरे साथ कि उसने सारे निज़ाम को जो है वो संभाला हुआ मेरे जो फैमिली के घर के निज़ाम को, जिसकी वजह से मैं पूरे माशरे में फ्रीली मूव करता हूँ। क्या टारगेट है आगे? अब तो फ़िलहाल तो वज़ीर हैं, पॉलिटिकल कोई एम भी है, गोल्स रखे हुए हैं कि मैंने इन गोल्स तक पहुंचना है कभी, या बस ठीक है निज़ाम चल रहा है जैसा है वैसे की बुनियाद पे? देखिए जी, मैं ओवर एम्बिशियस आदमी नहीं हूँ जी। इंसान को आगे की बढ़ने की जस्तजू जो है वो करनी चाहिए। हमारा मज़हब भी ये कहता है कि इंसान को जस्तजू करनी चाहिए, और अगर इंसान जस्तजू नहीं स्टैटिक हो जाए तो उसकी लाइफ जो है उसमें क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं लालच नहीं है, जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया उसके ऊपर कनात करता हूँ, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। मैं अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझता, गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने इलेक्शन भी जिताया है, अल्लाह ताला ने माशरे में इज़्ज़त भी दी है, अगर इक़्तिदार में नहीं भी थे तो इज़्ज़त दी है। लालच किसी चीज़ के लिए नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने की ख्वाहिश ज़रूर है, और वो जिस तरह अल्लाह ताला को बेहतर होगा वो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए हालात बनाता रहेगा। आप क्या समझते हैं जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, जो मैनिफेस्टो दिया आपकी गवर्नमेंट ने, इस मैनिफेस्टो की तरफ जाने में वक्त ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा आप लोगों को? आपके जैसे आप कहते हैं, आपसे मुराद आपकी हुकूमत कि माजी में चीज़ें खासी तबाह बर्बाद करके रख दी गई, तो इसमें तो ज़ाती ज़िंदगियाँ भी ख़राब और तबाह हो जाएंगी सब लोगों की। जी, हुकूमत जो है ये ऐसा अफेयर है जी, जिसमें आपकी ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती, इसमें आपको ज़ाती ज़िंदगी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है। और जिस तरह इमरान खान साहब कमिटेड हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं कि मैं आपको 500 अरब रुपया या इससे ज़्यादा भी देने के लिए तैयार, बड़े काम, उसके लिए जो है हमें जो है कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर सरदार क़याूम नियाज़ी साहब कमिटेड हैं, उनके साथ सारी कैबिनेट को कमिटेड होना पड़ेगा, और अभी हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी गवर्नमेंट लेवल पे भी, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे भी, कि ताकि इतने बड़ा जो पैसा जो आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसको सही तरीक़े से चैनलाइज कर सकें। अच्छा, ज़ाती ज़िंदगी के बारे में ये बताएं क्विकली ज़रा। जी जी। म्यूज़िक में कोई दिलचस्पी रखते हैं? फ्री टाइम में? फ्री तो टाइम नज़र नहीं आता आपके साथ? बहुत दिलचस्पी थी किसी ज़माने में, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से मैं जिस वक्त से आज से 5-8 साल नमाज में पहले भी पढ़ता था, लेकिन कोई थोड़ी सी तब्दीलियाँ अल्लाह ताला ने मेरे मिजाज में की। मैं परफ्यूम बहुत लगाता था, लेकिन बाद में मैंने जब नमाज पढ़ता था तो मैंने कहा कि इसमें अल्कोहल होता है, मैंने परफ्यूम लगाना छोड़ दिया, अब मैं अतर लगाता हूँ। इसी तरह मैं म्यूज़िक पहले बहुत सुनता था, लेकिन अब मैं ये फील करता हूँ कि म्यूज़िक जो है वो बेहतर चीज़ हमारे मज़हब के हवाले से नहीं है, तो वो मैं कोई शाज़ो नादर ही कहीं सुन सकूँ नहीं सुनता, क्योंकि गाड़ी में भी जब बैठे होते हैं तो कोई ना कोई बात और मसाइल जो हैं उसके ऊपर डिस्कशन होती है, और टीवी वगैरह देखने का तो टाइम ही नहीं मिलता। और वैसे भी मैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा सियासी ग्रूमिंग सरदार क़याूम साहब से हुई थी, तो वो भी कहते थे कि ये टीवी की ख़बरें और अखबार की ख़बरों को ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, उससे बंदा परेशान होता है। अब मैं ये सियासी मेरी लाइफ इतनी मसरूफ़ हो गई है कि जो रोज़मर्रा की ख़बरें हैं, ये भी कई चीज़ें होती हैं, मुझे 4-5 दिन बाद कोई बंदा बताता है कि जी ये बात होगी है, इसलिए इस तरफ जो है एक तो वैसे भी अब थोड़ा सा रुझान कम हो गया, और दूसरा ये है कि टाइम नहीं मिलता। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या टारगेट्स पे बात हुई, लेकिन कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी विश जो रह गई हो कि काश? सर, अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैंने आपको बताया कि मैं ओवर एम्बिशियस आदमी नहीं हूँ। ठीक है। अल्लाह ताला का दिया हुआ, मैं अल्लाह ताला की हर दी हुई चीज़ के ऊपर कनात करता हूँ। मैं अपने आप को गुनाहगार और छोटा आदमी समझता हूँ। अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत मुझे दी, अल्लाह ताला ने मेरे प्यार करने वाले वालिदैन मुझे दिए। मेरी वालदा जो है वो सारी रात बैठ के मेरे लिए दुआ करती है। हर इंसान के लिए वालिद और वालदा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए, वालिद मेरे चले गए, वालदा मेरी मौजूद हैं, मैं आज जो कुछ हूँ उनकी दुआओं का सदका हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने कमिटेड एहलिया दी जिसने मेरे सारे निज़ाम को संभाला। मेरी अल्लाह ताला ने मुझे बेटा भी दिया, बेटियाँ भी दी, और वो अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, और उम्मीद है कि वो अच्छी ज़िंदगी में जाएंगे। कारोबार में अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, सियासत में अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी, इक़्तिदार भी दिया, और इक़्तिदार तो आने जानी चाहिए। हमने बड़ी दफ़ा देखा है इक़्तिदार को आते और जाते हुए, इसलिए मैं इसको कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं समझता। लेकिन जो इज़्ज़त और मकाम
अल्लाह ताला ने मुझे दिया, मैं शायद समझता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि दुनिया की हर चीज़ है, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। इस इलेक्शन के बाद तो मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं रही, जो ख्वाहिशात थी वो भी अल्लाह ताला ने सारी पूरी कर दी। आपके हलके के लोगों ने आप पे एतमाद किया इस कड़े दौर के अंदर, बड़ी मुश्किलात हैं उनके लिए, जैसे बर्फ़बारी में अब मौसम सरमा आ रहा है, उन लोगों का राब्ता कट जाएगा शहरी इलाकों से, वो उनकी उम्मीदों पे कैसे पूरा उतरेंगे? कुछ लोग पिछले साल बर्फ़ तले दबे जाँ भाग हुए, कुछ माजूर हुए, ये खबरें देखने को मिलती थीं। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पे, तो इसको कैसे देखेंगे? देखा ना, मैंने आपको कहा कि ये बहुत बड़ी आजमाइश है जी। मेरी जो कंस्टिट्यूंसी है वो आज़ाद कश्मीर की सबसे मुश्किल कंस्टिट्यूंसी है, और ऊपर से जुल्म यह है कि जो दो यूनियन काउंसिल्स नई आई हैं, जो पहले फारूक हैदर साहब के हल्के में थे, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ना सड़क है, ना वाटर सप्लाई है, ना स्कूल की छत है बच्चों के ऊपर, इवन के मोबाइल और कम्युनिकेशन सिस्टम कुछ नहीं है। फिर हमारी वादी लीपा है जो सर्दियों में जो है 3-4 महीने बर्फ़बारी की वजह से उसका जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं कमिटेड हूँ, और मुझे बड़ी अचीवमेंट ये हुई है कि हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने केल शोंटर टनल, लोहार गली और जो लीपा टनल है उसकी हमने जो है अप्रूवल ले ली है, और फेडरल गवर्नमेंट ने ये कमिटमेंट दे दी है कि 2021-22 के जो बजट है उसमें लीपा टनल जो है उसको जो है वो बजट का हिस्सा बताया जाएगा पीएसटीपी का, और हमें ये जो 500 रुपये का पैकेज मिल रहा है, इसमें अगर ये टनल निकालने में हम कामयाब हो जाते हैं तो कई हद तक वादी लीपा के लोगों के मसाइल में कमी आ जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं, स्कूल्स नहीं हैं, वाटर सप्लाइयाँ नहीं है, रास्ते और सड़कें नहीं हैं, स्कूल और कॉलेजेस नहीं हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मसाइल जो है वो उनकी दहलीज पे जाके हल करें। सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी का है, उसमें मेरे पास जो टेप्टा का महकमा है इसमें मैं पूरा तवज्जो दे रहा हूँ कि टेक्निकल एजुकेशन जो है उसको आज़ाद कश्मीर में आम किया जाए। जो ये फ़ंड आ रहा है उसमें एक रिवॉल्विंग फ़ंड कायम किया जाए, जो बच्चे हमारे से टेक्निकल एजुकेशन लेके जाते हैं उनको छोटे छोटे कर्जे बिला सूद के दिए जाएं, वो जाके अपना कारोबार शुरू करें, ताकि ये रोज़गार का जो मसला है इसको हल करने में सरकारी और गैर सरकारी तौर पर जो है वो मदद की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब दीवान अली खान चुगताई साहब, आपसे गुफ्तगू करके बड़ा अच्छा लगा, और एक अच्छा प्रोग्राम आपके साथ हो। बिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया जी। आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी तफसीली गुफ्तगू, और मुख्तलिफ सेशन किए हमने प्रोग्राम के वज़ीर तालीम आज़ाद जम्मू कश्मीर दीवान अली खान चुगताई साहब के साथ। इसी के साथ मुझे नए प्रोग्राम तक और नए मेहमान तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.